तो बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। चूंकि ये बड़ा दिलचस्प सत्र रहने वाला है, छात्र राजनीति की हम बात करेंगे, युवाओं की बात होगी। और युवाओं का नाम जब भी छात्र राजनीति में लिया जाता है तो ये उम्मीद की जाती है कि आगे चलकर एक बेहतर राजनीति, स्वच्छ और साफ राजनीति को धार देने का काम युवा करते हैं। नाजिम जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ, किस तरह से परचम पार्टी के द्वारा छात्रों के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो इंडियन न्यूज़ का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मंच पे हमें शिरकत का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, परचम पार्टी ऑफ इंडिया जो आज के वक्त में राजनीति की एक नया आयाम देने की कोशिश कर रही है, उसका मेन मकसद ये है कि जिस तरीके से हमारी पार्टियां जो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने जिस तरीके से यूथ को, उनकी पावर्स को मिसयूज़ किया है, मिसगाइड किया है, उसके लिए हम लोग मैदान में आए हैं कि हम अपना एक मैसेज दें कि सिवाय बहकाने के, सिर्फ बहकाने के, और आपने अब तक कुछ भी नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी शिकायत है, हमारी नाराज़गी है, वो वैचारिक आधार पर है। हम उनकी विचारधारा से एग्री नहीं करते हैं, इसलिए हम उनका अपोज करते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टियां खुद अपनी वैचारिक विचारधारा की दुश्मन है। कैसे दुश्मन? इसलिए हैं कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये बात करते हैं समाजवाद की, हैं ओबीसी की, और समाजवाद के नाम पर आप समाज को क्या दे रहे हैं? सिवाय परिवारवाद को बढ़ावा देने के आपने समाज के लिए क्या किया? अभी आप बात कर रहे हैं पीडीए की। मेरे समझ से तो ये है कि पीडीए का फुल फॉर्म ही कब बदल जाए, ये सिवाय अखिलेश यादव जी के और किसी को नहीं पता। वो तो समय समय पर अलग अलग परिभाषा बताते रहे पीडीए की। पीडीए का फुल फॉर्म कब बदल जाए, ये अखिलेश यादव जी के अलावा और किसी को नहीं पता होता है। इसका अभी उदाहरण आप देख लीजिए। पीडीए की बात करते करते जब नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, और अखिलेश यादव जी से पहले चलिए माननीय नेताजी अनजानी मुलायम सिंह यादव जी, वो भी बात करते थे, मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे। मेरे यही नहीं समझ में आया, उन्हें मुसलमानों का मसीहा किस बात पे बना के पेश किया जाता था? किस बात पे मुसलमानों का मसीहा बना के पेश किया जाता था? आपके सामने एक इलेक्शन गुजरा है जिसमें पूरे यूपी से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं था। 2014 एक भी नहीं। मुलायम सिंह यादव जी एक ही बार में 2 जगह से चुनाव जीते, आजमगढ़ से और मैनपुरी से। इतनी बातें की गई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, न किसी ने नेताजी को ये मशवरा दिया कि चूंकि 2 जगह से आप चुनाव जीते हैं और आपको मुसलमानों का मसीहा कहा जाता है, आपने चूज़ किया है कि आजमगढ़ सीट आप अपने पास रखेंगे, तो क्यों ना एक सीट, जब यूपी के अंदर से एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है मुसलमानों का लोकसभा में, तो कम से कम एक प्रतिनिधित्व को मात्र बिरयानी में तेजपत्ते की तरीके से जो होता है, उसके लिए कम से कम मैनपुरी से आप जिता करके भेज दीजिए। मैनपुरी आपकी पारिवारिक सीट रही है, वहाँ से आप किसी को भी आप कैंडिडेट बनाइए और वहाँ से आप जो है उनको जिता करके भेज। यानी आप ये कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड अपनाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। खैर, मैं चूंकि सौरभ चौधरी जी और अर्जुन जी ने राज महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, मैं दोनों से संघर्ष की कहानी को समझना चाहूँगा। सौरभ जी, सबसे पहले आपको कैसे संघर्ष रहा, क्या कुछ हासिल कर पाए आप इस संघर्ष के बाद? पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इंडिया न्यूज़ के इस मंच का, जिन्होंने युवाओं को, खासकर छात्रों के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और सभी यहाँ पर बैठे ऑडियंस को भी मैं बधाई देता हूँ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर, कि आपको बहुत बहुत बधाई भगवान कृष्ण के जन्मदिन की। राजा महेंद्र प्रताप मिलना यूनिवर्सिटी के रूप में हमारे अलीगढ़ के छात्रों का, नौजवानों का और पूरे शिक्षा से जुड़े लोगों का
ये हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित की बात है, सौभाग्य की बात है। वो बात अलग है कि उसके लिए लगातार 12 वर्ष तक हम लोगों ने सपा और बसपा के काल में लाठियां खाई, जेल गए, फर्जी मुकदमों को आज तक हम झेल रहे हैं। पहले अलीगढ़ के जितने भी महाविद्यालय हुआ करते थे, या एटा के या कासगंज यानी कि पूरी कमिश्नरी के, इन सब महाविद्यालयों का संचालन आगरा की एक यूनिवर्सिटी से होता था। शिक्षा की बात भी इस मंच से हुई, यूजीसी के नियमों की बात हुई, जबकि यूजीसी कहती है कि किसी भी एक विश्वविद्यालय पर केवल 110 महाविद्यालयों को संचालित किया जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगरा विश्वविद्यालय से 998 महाविद्यालय जुड़े थे, जिनका लोड इतना था कि कभी बच्चों की मार्कशीटें सही नहीं आती थी, परीक्षाएं समय पर नहीं होती थी। यानी कि मैं विधि का छात्र रहा, मेरी 3 साल की विधि की जो पढ़ाई थी वो मेरी 5 साल में पूर्ण हुई। ये आगरा विश्वविद्यालय के कारनामे थे। और फिर ये हुआ, मैं आपको बहुत हैरान करने वाली बात बताता हूं, आज से 14-15 साल पुरानी, कि एक अलीगढ़ की बेटी जिसकी सुरक्षा की बात आज हम करते हैं और पहले भी होती रही है, वो अपनी मार्कशीट ठीक कराने आगरा जाती है। और आगरा में जब उसे कुछ दलाल लोग मिल जाते हैं, कोई 500 रुपये मांगता है, कोई 1000 मांगता है, और वो लड़की रोती हुई कुलपति के ऑफिस में घुसती है, और वहां भी नाराज होकर कुलपति जी उसके थप्पड़ रसीद कर देते हैं। वो आगरा से और अलीगढ़ तक के 3 घंटे के सफर में रोती हुई धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ में आती है और हमसे कहती है, भैया कि आज तुम्हारी बहन को उस कुलपति ने चांटा मारा है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और उसी धर्म समाज महाविद्यालय के गांधी मैदान से उसी दिन हमारे साथियों ने तय किया, हजारों छात्रों ने संकल्प लिया कि हम अब आगरा यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ेंगे, और अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय का बिगुल फूका। और लगातार 10 वर्ष हम निरंतर संघर्ष करते रहे। हमने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, हमने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया, और अपने भविष्य को दांव पर लगा के लाखों और करोड़ों छात्रों को राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दिलवाने का काम किया। सपा ने हमको लाठियां दी, सपा ने हमको मुकदमे दिए, सपा और बसपा दोनों की बात हो रही है। और उसके बाद जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जैसे किसी संत ने इस उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तो समझ में आया कि इस अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। और उन्होंने कहा कि जो दशकों से एक मांग चली आ रही है, हम अलीगढ़ में उसे पूरी करेंगे। और इसी इंग्लास विधानसभा में जब योगी जी जैसे अब खैर में आ रहे हैं 28 तारीख को, ऐसी ही सभा करने आए और वहां से घोषणा की नाम से कि अलीगढ़ को हम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी देते हैं। और आज वो इंग्लास की धरती पर लोधा में बनकर तैयार हो चुकी है, उद्घाटन होने को तैयार है। अर्जुन जी, ऐसी उम्र जिसमें लोग अपने भविष्य को बनाने के लिए सोचते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो, लेकिन आपने बाकी छात्रों के भविष्य के लिए अपने भविष्य को संघर्ष में लगा दिया। इसका आउटकम जो निकला उसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ में युवाओं को मौका दिया जी, मैं हृदय से आभारी हूं। और अपने भाई सौरभ चौधरी जी की बात को आगे जोड़ते हुए सबसे पहले मैं कहूँगा कि अलीगढ़ को तालीम का शहर क्यों कहा जाता है, अलीगढ़ और अलीगढ़ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमको ये जानने की आवश्यकता है। 2014 से पहले अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। आपको जान के हैरानी होगी कि अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लाभ अलीगढ़ के छात्रों को कभी मिला ही नहीं। EMU केरल में तो कॉलेजों को एफिलिएशन देता है, मल्लापुरम में यूनिवर्सिटी के सेंटर हैं, लेकिन अलीगढ़ के जो लोकल हिंदू कॉलेजेस हैं, DS कॉलेज, वाशनी कॉलेज, TR कॉलेज, हाथरस, एटा, कासगंज, उनको एफिलिएशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनमें हिंदू छात्र पढ़ता है। ये देश की सच्चाई है। जब योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों ने कहा कि EMU में इतने बड़े स्तर पर भेदभाव हो रहा है, मेरे परचम पार्टी के साथी बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कभी EMU में दलित छात्रों के रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं हुई? वहाँ OBC SC के छात्रों को आज तक रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हम लोगों की मांग थी कि या तो हमारे कॉलेजों को EMU से जोड़ा जाए या अलीगढ़ को एक नया विश्वविद्यालय दिया जाए। एक संत आया और एक महान संत देश में आया। जब HIT मिनिस्ट्री ने ये कह दिया कि अलीगढ़ में EMU है, तो योगी जी ने तत्काल कहा कि या तो अलीगढ़ के कॉलेजों को EMU से शिक्षा मिलेगी, नहीं तो EMU के पैरेलल हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो यूनिवर्सिटी एक दिन EMU से ऊपर जाएगी। गंगा यमुना की तहजीब सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ EMU क्या है? मुस्लिम लीग का एजेंडा है।
1906 से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यहाँ जिन्ना की तस्वीर लगती है। मेरे सौरभ चौधरी भाई बैठे, वो 2 मई 2018 का दिन था जब हम दोनों भाइयों के साथ हमारे कई भाइयों सैकड़ों छात्र एएमयू में घुस गए थे, जिन्ना की तस्वीर को उतारा था। उस दिन भी आज तक के मंच पे हम लोगों ने कहा था रोहित सरदाना जी के सामने कि हमारी लड़ाई प्रतीकात्मक है, हमारी लड़ाई जिन्ना की तस्वीर नहीं है, हमारी लड़ाई है कि मुस्लिम लीग का एजेंडा बंद होना चाहिए। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, 6 लाख मौतें हो गई, तब किसी को याद नहीं था। और आज एएमयू, जब तक एएमयू गंगा यमुना की तहजीब को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक हिंदू छात्रों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आज भी हम लोगों की मांग है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय योगी जी ने बना दिया। एएमयू वीसी क्यों एक बयान नहीं देते कि बड़े भाई बनने की भूमिका में एएमयू आए, बड़े भाई की भूमिका में एएमयू आए। और राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? वो ये वही राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जाके सरकार बना दी। महान स्वतंत्रता सेनानी, अपनी पूरी जमीन एएमयू को दान कर दी। आप उनके नाम पर एक आज तक समारोह नहीं कर पाए। पूरा विश्वविद्यालय राजा साहब की जमीन पर, और ताज्जुब की बात, राजा साहब के वंशज शिक्षा के लिए दरबार ठोकर खा रहे हैं। तो योगी जी ने कहा कि राजा साहब का हम सम्मान करेंगे विश्वविद्यालय देकर। और हम लोगों की मांग अभी खत्म नहीं हुई है जी। जिस दिन लोकार्पण हो जाएगा उस दिन से इस विश्वविद्यालय को हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम लोगों की मांग शुरू होगी। चलिए, हमारा विषय अभी बहुत विशाल है, और मैं इलाही जी समस्त, इन्होंने सपा बसपा का भी जिक्र किया। आज तक कभी सपा बसपा कांग्रेस नहीं कहती, या ओबीसी एससी आरक्षण पर बात नहीं होती। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो सकता है, जब एएमयू में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो एएमयू के हिंदी छात्रों की बात करना सेकुलर नहीं है। हम हिंदू की बात करें तो हम नॉन सेकुलर हो गए, हम हिंदू छात्रों की शिक्षा की बात करें तो हमें धर्मनिष्ठा के आधार पर देखा जाए। अब ये देश में नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ संत बैठा है और एक तरफ मोदी जी बैठे हैं। हम हर मुद्दे को उठाएंगे और इनसे भी आग्रह करेंगे कि ये भी उस हिंदू विरोधी मानसिकता से बाहर निकले। अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी क्या कहा है कल अब्दुल्ला ने? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि 370 को बहाल करेंगे? ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, साथ देंगे क्या? इनका मौजू दूसरा है, ये कहना जो चाह रहे हैं वो बेसिकली कह नहीं पा रहे। आपका सहयोग मांग रहे हैं वो तो? किस चीज में? वो तो कह रहे हैं कि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को हम लोग एक बड़ी यूनिवर्सिटी और एएमयू में एससी एसटी आरक्षण के लिए आप बयान दीजिए ना, पूरा सहयोग प्रदान कि करेंगे। आप एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण के लिए आप मुहिम चलाइए। दलित छात्रों को पूरे देश में संविधान की बात हो रही है, राहुल गांधी जी संविधान की प्रतिमा माथे पर लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जबकि संविधान में बाबा साहब ने कहा है कि प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। क्यों नहीं कहते आप? ठीक है। चलिए, निस्वार्थ सेवा संस्थान से सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मूक पशुओं की बात हो, उनकी सेवा की बात हो, या फिर हम रक्तदान शिविरों की बात करें, हम गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की बात करें। अलग अलग क्षेत्रों में आप लगातार काम कर रहे हैं। कैसे ये अभियान आपका आगे बढ़ रहा है? इस अभियान को आप कहाँ और ले जाना चाह रहे हैं? धन्यवाद सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का देना चाहूँगा। जो इतने ज़मीनी स्तर से कार्य करने वाले सेवकों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। करीब करीब 14 साल पहले हाथरस शहर से निस्वार्थ सेवा संस्थान हम लोगों ने शुरू किया, और बहुत कम लोगों के साथ ये कारवां शुरू हुआ, और मुझे खुशी है आज हम 1700 लोग से भी ज़्यादा हैं हाथरस शहर में निस्वार्थ सेवा संस्थान में। 2415 दिनों से लगातार हम रोटी बैंक चला रहे हैं। अभी तक करीब 8 वर्षों के रजिस्ट्रेशन के बाद भी हम गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं लेते। उसकी एक मुख्य वजह है कि जब तक आम आदमी किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा होगा, वो संस्था के मुख्य स्रोत और मुख्य कार्यों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमारा हमेशा ध्येय रहता है एक मत के साथ सभी हिंदुओं को साथ लेकर ऐसी संस्था चलाई जाए जहाँ पे रक्तदान भी आसानी से करा जाए। जैसे कोविड में हमारे लोग दिल्ली, नोएडा, आगरा, अलीगढ़ जाकर रक्तदान अपने खुद की गाड़ी लेके कराए, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें शरीर दिया है तो उसका कम से कम इतना यूटिलाइज हो कि हम जब ऊपर जाएं तो उसको जवाब दे सकें कि जो हमें मिला है उसका हम सदुपयोग करके ऊपर आए। इसके अलावा मूक पशु सेवा लगभग 800 दिनों से हम लोग चला रहे हैं, और
गरीब बिटिया जो हाथरस शहर में, बेसिकली गरीब के सेंस बहुत सारे हो सकते हैं। सरकारी गरीब अलग होता है और हमारा गरीब अलग होता है। हमारा गरीब वो गरीब होता है जो वास्तव में गरीब है। उस गरीब की पहले जांच की जाती है, वास्तव में गरीब है वो बहन हमारी क्या कर सकती है, वो माता हमारी क्या कर सकती है, क्या कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही। आपको मैं बता दूं, कुछ एक बहनें ऐसी रही हैं जिनके घर में आटे तक की व्यवस्था नहीं थी। 50 किलो आटा पड़ोस से मांग के जैसे एकत्रित करके उनके चाचा ने, क्योंकि माता पिता या माता नहीं थी या पिता नहीं थे, इस तरह से उन्होंने व्यवस्था बनाई। निस्वार्थ सेवा संस्थान परिवार हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ है जिनकी वास्तव में शादी करने की व्यवस्था खराब हो चुकी है। हम लगभग 1 वर्ष में 50 बिटियाओं की शादी में सहयोग कर देते हैं और पूरा प्रयास ये रहता है कि हम जमीनी स्तर पर बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा कोई बैक नहीं है, हर पार्टी से हम जुड़े हुए हैं जी। हर एक तरह से हर कास्ट से हम जुड़े हुए हैं। हम हर घर में जाके सेवा करना चाहते हैं, अंतिम संस्कारों में सेवा करना चाहते हैं। कम से कम वो कार्य करके जाएं। मैं कहता हूं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर हम हाथरस को सुधार कर लेंगे तो शायद धीरे धीरे करके भारत देश को भी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो सिलसिला शुरू किया है या आप जो एक अभियान चला रहे हैं वो बहुत ऊपर तक जाए। अगर कहीं सहयोग की ज़रूरत हो तो आपको सहयोग भी मिले और जनता का सहयोग तो आप कर ही रहे हैं। छात्र नेताओं से हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहें, क्योंकि छात्र युवा हैं और युवा देश का भविष्य हैं। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाज़त दे रहा है, इंडिया न्यूज़ के अलीगढ़ मंच के लिए हमने आज हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि अलीगढ़ मंडल या हाथरस ज़िला किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, तरक्की के साधन और क्या हो सकते हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश क्या और हो सकती है। फिलहाल अलीगढ़ मंच में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ के मंच का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम समय समय पर अलग अलग शहरों में जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए अपना मंच आयोजित करते हैं। फिलहाल इस मंच से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का शुक्रिया कि आपने इंडिया न्यूज़ के मंच को समझा और इंडिया न्यूज़ के मंच के जरिया जनताओं की समस्या को भी समझने की कोशिश की। और हम उम्मीद भी करेंगे कि इन समस्याओं पर काम होगा, जो विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं उनको और गति मिलेगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए